हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 18th लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म करने के बाद हम लोग ने उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, लेवल 1 और लेवल 2। वैसे बेटा इसमें हम लोग सिर्फ एक ही लेवल करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, थोड़े थोड़े डिफिकल्ट और थोड़े मीडियम टाइप के क्वेश्चन। तो इस वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 18 में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जो डीपीपी आपको या जो आपको होमवर्क शीट भेजा होगा ग्रुप में, आप उसको डाउनलोड करके दूसरे मोबाइल में ले लीजिए ताकि आप लोग क्वेश्चन तो साथ में सॉल्व भी कर सके स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग पूरा का पूरा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो लेक्चर्स है उसमें जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है उसको अच्छे से नोट से रिवाइज कर लीजिए, फिर ये वीडियो लेक्चर देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स, आई अज्यूम करता हूँ मैं कि आप लोग ने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, फिर हम लोग ये क्वेश्चन चालू करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सब्सटेंसेस आर सिस और ट्रांस। पहला क्वेश्चन हमको ये पता करना है कि जो गिवन कंपाउंड है वो सिस है या ट्रांस है। तो उसके लिए बेटा हमारे पास में एक रेफरेंस होना चाहिए जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसी को हम लोग यूज करेंगे वापस। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था ना। अगर इसको मैं एक्शियल मान लूं, ये हाइड्रोजन एक्शियल है तो ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे नीचे एक्शियल होगा, यहाँ पे वापस ऊपर होगा, यहाँ पे वापस नीचे, यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे एक्शियल होगा। बराबर है। अगर मैं बात करूँ तो ये वाला इक्वेटोरियल हो जाएगा, यहाँ पे ये इक्वेटोरियल हो जाएगा। इस साइड में भी दिखा सकते हो, इस साइड में भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल। ठीक है ना। तो एक्शियल अगर यहाँ पे अप है, ठीक है, तो ये डाउन रहेगा। अभी यहाँ पे ये डाउन है तो ये अप रहेगा। अभी यहाँ पे ये क्या था, अप था, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डाउन। ये क्या रहेगा, अप। यहाँ पे ये डाउन है तो ये अप रहेगा, ये अप है तो ये डाउन रहेगा। और यहाँ पे इस वाले एच की बात करें तो ये डाउन है तो ये किधर रहेगा, अप। सिस के लिए क्या कंडीशन है, या तो अप अप होना चाहिए या तो डाउन डाउन होना चाहिए। और ट्रांस के लिए क्या कंडीशन है, बोलो, अप डाउन या फिर डाउन अप, ये कंडीशन है बेटा। ठीक है ना। तो ये आप लोग प्रीवियस नोट्स, इधर अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रहा है तो आपके नोटबुक को ओपन करके रखिए जहां पे आपने लिखा था। फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा दिया है। यहाँ पे मिथाइल दिया है, कहाँ पे है मिथाइल, देखो उसके साथ कंपेयर करो। सर ये अप है और ये वाला जो मिथाइल है वो क्या है बेटा, वो भी अप है। तो दोनों अप अप है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, ये सिस वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, सिस वाला। ठीक है, अभी आप लोग अगर चाहो तो वीडियो पॉज करके आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, इसी का जो क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, देखो आपको आ जाएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, ये वाला अप है और ये वाला किधर है, डाउन है। तो अप एंड डाउन हुआ, तो अगर ये अप एंड डाउन है तो डेफिनेटली ये क्या आ जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ट्रांस बेटा। समझा सबको। चलो नेक्स्ट थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला जो है वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से। यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है। चलो इसके साथ कंपेयर करो, ये किधर है, डाउन है और ये किधर है, अप है। तो अप एंड डाउन रहेगा तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी ट्रांस। फोर्थ वाला फोर्थ वाला ट्राई करें, देखिए ये वाला अभी बहुत इजी लग रहा होगा, केमिस्ट्री इज वेरी इजी, यू नो। हंस रहे हो तुम लोग ये क्या है, अप है और ये क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे ना, नेक्स्ट Cl यहाँ पे, तो ये किधर है, डाउन है। तो अप एंड डाउन है तो डेफिनेटली इट इज ट्रांस हो जाएगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट ई वाला करिए ट्राई। ई वाला अगर सोचते हैं अपन, इसी तरीके से स्ट्रक्चर दिया हुआ है। चलो बताओ, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है, ये अप है और ये डाउन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में कैसा होता है पता है, ऐसे आपको 1 2 3 और एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा और बोलेंगे इन चारों में से 2 सिमिलर कौन से हैं, तो आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। या फिर आपको पता है तीनों सिमिलर, ये तीनों क्या है बच्चों, सेम ही है, इसमें फ्लिपिंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर ट्राई करूँ यहाँ पे तो CH3 है, अगर ये वाला CH3 देखूंगा तो ये डाउन है। नेक्स्ट वाला CH3 जो है वो क्या है,
अप है तो अप और डाउन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, खाली अगर आपको ये वाला याद है और ये ट्रिक से मैंने सिखाया भी था, खाली फर्स्ट वाला याद रखेंगे, ये अप है तो ये डाउन हो जाएगा, बराबर। अगर यहाँ का एक्शियल अप है तो यहाँ का एक्शियल डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाया था। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 और इस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका एक फोटो ले लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करवाता हूँ। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए तब तक आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, कंपेयर द स्टेबिलिटी। कोई भी अगर बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप को अपन केमिस्ट्री में बेटा बोलते हैं बल्की ग्रुप। बल्की मतलब बड़ा ग्रुप, ठीक है। बल्की ग्रुप हमेशा कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इक्वेटोरियल पे रादर देन एक्सियल पे, ठीक है ना। तो ये टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था, देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया है। ये चेयर फॉर्म थोड़ा सा इस टाइप में दिया है, बट उससे भी घबराने की जरूरत नहीं, बात तो वही है बेटा, इसको उल्टा करके ऐसा दिया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दिया मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे दिया टर्ड ब्यूटाइल। ये दोनों कौन से पोजीशन पे बच्चों, ये भी एक्सियल पे और ये भी एक्सियल पे, ठीक है ना। तो ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ये ए है। अगर मैं बात करूँ बी, देखो ये एक्सियल है और ये भी एक्सियल है, ठीक है। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल है और ये भी इक्वेटोरियल है, सबसे बेस्ट है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये बी का हो गया। सी की बात करूं, अगर मैं सी की बात करूं तो सी में ये बेटा एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, तो बेटा डेफिनेटली इससे तो क्या है, वो कम स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है क्योंकि इसमें एक एक्सियल है, इसमें तो सब इक्वेटोरियल ही है। और लास्ट वाले की अगर बात करें डी की, तो डी में बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से है। चलो बताओ, ये वाला इक्वेटोरियल है और ये वाला जो है वो एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है ना, ये एक्सियल पोजीशन पे। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। सबसे पहली बात तो अगर मुझे किसी ने स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ भी लिया है, कौन सा ऑर्डर पूछ लिया है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लिया है, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा बताओ। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जहां पे दोनों इक्वेटोरियल होंगे, तो बी इज द मोस्ट स्टेबल। और ठीक में दोनों के दोनों क्या है, एक्सियल है, वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो ए वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल। अब ये वाला जो टाइप का क्वेश्चन है मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करवाया था, आप बताओ इसमें क्या है, ये एक्सियल है, इसमें एक एक्सियल है, इसमें इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है, तो दोनों में एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल है, तो आपको क्या लगेगा, दोनों सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बड़ा ग्रुप कौन सा है, ये बड़ा ग्रुप है। बड़ा ग्रुप हमेशा कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है, इक्वेटोरियल पे, तो यहाँ पे बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल में, यहाँ पे बड़ा ग्रुप एक्सियल पे, तो ये कम स्टेबल है, तो डी वाला कम स्टेबल है और सी वाला ज्यादा स्टेबल है। तो बी के बाद ज्यादा कम स्टेबिलिटी किसकी, सी की, सी के बाद डी की, और डी ए जो है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज दी क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 2 हो गया, ठीक है। आप इसका फोटो ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो। द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, ड्रॉ, ब्रैकेट में लिखा है देखो, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ ट्रांस, ट्रांस पूछा है, थर्ड वाला, ट्रांस 1 इथाइल 2 मिथाइल, ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड ना, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि साइक्लोहेक्सेन मतलब ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, बराबर है। 1 के ऊपर इथाइल है, 2 के ऊपर मिथाइल है, सो 1 के ऊपर मिथाइल है, सॉरी 1 के ऊपर इथाइल है। इथाइल को बेटा मैं थिक लाइन से शो कर दूं और इसको जो है मैं डैश वाले लाइन से शो करूंगा, क्यों, क्योंकि ट्रांस है बच्चों, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्रांस। तो अगर मुझे इसका सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये देखो, चेयर फॉर्म बना दिया मैंने, चेयर फॉर्म ही बनाना है बच्चों, ठीक है ना। अभी ये 1 पोजीशन पे है और ये 2 पोजीशन पे, तो 1 पे इथाइल आना चाहिए, बट मुझे पता है बेटा ये वाला बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना, और मिथाइल ग्रुप क्या है, छोटा है। पहली बात तो मुझे बताओ
ट्रांस लाना है तो अप डाउन या फिर डाउन अप होना चाहिए। तो अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पे इथाइल आएगा। क्या मैं इथाइल को एक्शियल पे डालूंगा ऐसे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है। तो मैंने यहाँ पे इथाइल को यहाँ पे डाल दिया। पहले पता ये पोजीशन कौन सा है सर? ये तो डाउन है। अगर ये डाउन है तो नेक्स्ट पोजीशन पे मिथाइल अप होना चाहिए। क्यों अप होना चाहिए बताओ? अप होगा तभी तो वो ट्रांस होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। तो ये पोजीशन नंबर 1 था। पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल कहाँ पे होना चाहिए? अगर ये डाउन है, ये सिलेक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिलेक्ट करो। तो नेक्स्ट जो होगा वो इधर होगा मिथाइल। तो ये किधर हो गया? अप हो गया ना। तो एक डाउन है, दूसरा अप है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये भी कौन सी पोजीशन पे? इक्वेटोरियल पे। और ये वाला भी कौन सी पोजीशन पे? इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल पे बेटा दोनों है, इस वजह से बेटा दे विल बी हाईली स्टेबल। अभी बनाने के लिए तो बेटा मैं इसका ये स्ट्रक्चर भी बना सकता था, बट ये वाला स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। अगर मैं C2H5 इधर डाल दूं तो ये अप है, तो नेक्स्ट वाला किधर आना चाहिए? डाउन आना चाहिए। तो डाउन वाला मैं मिथाइल समझो अगर इधर डाल देता हूं तो दिस विल बी हाईली अनस्टेबल। दिस इज मोस्ट स्टेबल, दिस इज मोस्ट स्टेबल एंड दिस इज हाईली अनस्टेबल। अगर आपको पूछ लिया जाए कि ड्रॉ द हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस दिस दिस दिस, ठीक है ना, तो आप ये बनाओगे। क्यों? ये भी एक्शियल पे, जहां पे 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन होगा, इसका इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, बराबर है। और इसका वाले का इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन दोनों के केस में होगा, और इस वजह से हाईली क्या हो जाएगा? अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, चलो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। अभी एक थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, उसमें जितना बल्कि ग्रुप को कहां पे प्लेस करोगे बताओ? यस, इक्वेटोरियल पोजीशन। जितना ज्यादा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा उतना ज्यादा वो स्टेबल हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन के, इसके ऊपर मिथाइल है और द थर्ड ब्यूटाइल है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ना तो सिस दिया है ना ट्रांस दिया है, ना सिस दिया है ना ट्रांस दिया है, तो हम लोग तो बेटा दोनों को इक्वेटोरियल पे डालेंगे बेटा, हमारे लिए तो बहुत काम आसान हो गया। तो अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा इसका स्ट्रक्चर। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो समझो अगर मैं इसको मार्क करूँ 1, ये 2, ये 3, 4, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो आपको अगर चलो हैबिट हो गया तो इसको 1 मार्क करो, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, करेक्ट। तो 1 के ऊपर कौन है? ये थर्ड ब्यूटाइल है। क्या मैं इसको इधर एक्शियल पे डालूंगा? ऑब्वियसली नॉट, मोस्ट स्टेबल बोला है, अनस्टेबल नहीं बोला है। तो इक्वेटोरियल पे डाला। फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, मिथाइल बेटा इक्वेटोरियल पे डालूंगा, एक्शियल पे डालूंगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आएगा। सो दिस इज मोस्ट क्या? स्टेबल। मैं साथ में इसका मोस्ट अनस्टेबल भी बना के बता दूं, ताकि अगर समझो एग्जाम में इसी का उल्टा पूछ लिया तो बेटा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसका मोस्ट अनस्टेबल पूछेंगे तो इस तरीके से बनाना। दिस विल बी, ये भी एक्शियल, ये भी एक्शियल। सो दिस विल बी मोस्ट क्या? अनस्टेबल। ये वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म होगा। समझा सबको बेटा? हाँ, चेयर फॉर्म में सबसे ज्यादा अनस्टेबल, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें दूसरे स्ट्रक्चर की तो बोट है, ट्विस्टेड बोट है, हाफ चेयर, वो तो अनस्टेबल है ही है, उनके साथ कंपेयर नहीं करा। इन चेयर फॉर्म दिस विल बी हाईली मोस्ट अनस्टेबल इन चेयर फॉर्म। इज इट क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई करिए। चलो स्टार्ट एवरीवन। The most stable conformation of 3-fluoro-butane-2-ol, 3-fluoro-butane-2-ol का मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर कौन सा होगा? फुल्ली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड, गॉश, एंटाई। इसका मतलब तो ये न्यूमैन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। नाम क्या है बच्चों? 3-fluoro-butane-2-ol, 3-fluoro-butane-2-ol। ब्यूटेन-2-ol मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन, ठीक है ना। 2 के ऊपर ऑल, समझो मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, और 3 के ऊपर क्या है बच्चों? फ्लोरो है, ठीक है। तो 3 पे फ्लोरो है, 2 पे OH है, तो ऑल हो गया। अभी सिर्फ क्या करना है बेटा? हाइड्रोजन फिल इन करना है और कुछ नहीं। तो अगर मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाऊं, न्यूमैन कैसे बनाते हैं पता है ना? ऐसा वाला बनाते हैं अपन, ठीक है। समझो इसको फ्रंट कार्बन मान लेंगे, सेकेंड वाले को, तो इसको ऐसे बनाया जा सकता है। इस कार्बन को यहाँ पे शो किया,
इस कार्बन के ऊपर एक तो H है, एक CH3 है, तो समझो CH3 को मैंने इधर डाल दिया, इधर मैंने समझो एक कार्बन के ऊपर एक H है, चलो H को इधर डाल दिया, एक OH है, OH को इधर डाल दिया और एक CH3 है, तो CH3 को इधर डाल दिया, ठीक है ना। इसके जस्ट पीछे एक और कार्बन है, यहाँ पे मैं फ्लोरीन डाल सकता हूँ इसके ऊपर, सर इसके ऊपर हाइड्रोजन भी है और एक CH3 भी है, सो दिस विल बी द लेस स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दूं, बच्चों ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दूं इस तरीके से, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे आगे वाला कार्बन इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे OH आ जाएगा, फिर यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे आएगा H। तो स्टूडेंट्स इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा बताओ, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर वापस डेल नेगेटिव, तो क्या मुझे था इनके बीच में रिंग बनेगा, यस। तो यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, चिलेट बन रहा है, और ये कौन सा बॉन्डिंग है, इंट्रा की इंटर, यस इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये वाला स्ट्रक्चर हाईली क्या हो जाएगा, स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बच्चों। Okay students, so question number 6, in the Newman projection formula of most stable conformer of 2-hydroxypropanol, 3-hydroxypropanol, प्रोपेनल मतलब अल्डिहाइड, प्रो मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3, अल्डिहाइड मतलब CHO कंफर्म है, ठीक है ना। 3 के ऊपर हाइड्रोक्सी, इसके ऊपर OH और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा। इसका मोस्ट स्टेबल न्यूमान प्रोजेक्शन बनाना है, तो न्यूमान प्रोजेक्शन में बेटा OH है और मैंने आपको बोला था इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अगर मैं इसका ये वाला स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर अगर मैं आगे वाले कार्बन को Y शेप में बनाता हूँ, इस वाले शेप में, तो इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन और एक OH है, बराबर है। तो अगर हम लोग इस वाले की बात करें, तो क्या मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे डेल नेगेटिव है, डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव है, डेल पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनता है, ऐसे देखो ये हाइड्रोजन, तो बच्चों यहाँ पे चिलेट बन रहा है, और चिलेट बन रहा है, इसको कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे बच्चों, इंट्रा की इंटर, यस इट इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर है। तो मैंने जो आपको सिखाया वही क्वेश्चन के फॉर्म में, अभी उन्होंने क्या बोला है, इन द न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ मोस्ट स्टेबल, दिस इज मोस्ट स्टेबल, सबको पता होना चाहिए, क्यों, ये मैंने आपको बताया ना एक्सेप्शनल एग्जांपल से, बराबर है। ऑफ in the Newman projection formula of most stable conformation of 3-hydroxypropanol is stable due to, किस वजह से स्टेबल है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम ही है, क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला बॉन्ड अभी दूर गए, तो इसका टॉर्शनल स्ट्रेन भी क्या है, कम है, और उसके साथ साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो इसका ऑप्शन कौन सा, बेस्ट ऑप्शन वुड बी सी, ऑप्शन सी बेटा, ठीक है। ओके अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, चलो अटेम्प्ट करो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7, in Newman projection formula of least stable staggered form of N-butane, least stable staggered form of N-butane, ठीक है, N-butane का जो least stable है वो है स्टैगर्ड फॉर्म बोला है, तो स्टैगर्ड फॉर्म मतलब एक दूसरे के लाइन में नहीं आना चाहिए, N-ब्यूटेन सबको पता है, इस तरीके से ये वाला ये लीस्ट स्टेबल है, स्टैगर्ड है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में बेटा रिपल्शन होगा। अभी स्टैगर्ड तो स्टेबल होता है, बट स्टैगर्ड में ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये CH3 इधर नीचे आ सकता था, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, बराबर है। द रीजन इज द कॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी, ठीक है, रीजन फॉर अनस्टेबिलिटी क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, क्या इसमें वैन डर वाल्स स्ट्रेन है, हाँ, एटम्स के बीच में रिपल्शन, स्ट्रेन मतलब रिपल्शन, टॉर्शनल स्ट्रेन है, हाँ, टॉर्शनल स्ट्रेन भी तो है ही है इधर, ठीक है ना, टॉर्शनल स्ट्रेन भी है, वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीस, दैट इज ऑप्शन सी आएगा। इज इट क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करिए।
ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ 3 अमाइनो प्रोपेनॉल। 3 अमाइनो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल मतलब ये, और 3 के ऊपर अमाइनो, ये 1 2 और 3 बराबर है। इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, वो भी कौन सा वाला, मोस्ट स्टेबल। तो बच्चों इनमें वापस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। तो इसका जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा आगे वाला कार्बन वाई शेप में ले लेते हैं, यहाँ पे NH2 ले लेते हैं, इधर एक लोन पेयर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है ना। इसके H को आप ऐसे लिख दो, नहीं तो NH2 है ना, तो ऐसे लिख दो, और यहाँ पे H आ जाएगा, और बाकी सब जगह पे तो क्या है, H है ये। आप बताइए डेल क्या है, पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव है, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बेटा बॉन्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, जरा सिलेक्ट करो। इसका आंसर आएगा ये, मतलब ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन ही था, ठीक है। इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन सेज ड्रॉ सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ। इसका बेटा हमको सॉहर्स बनाना है। सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन पता है ना हमको, इसका सॉहर्स स्ट्रक्चर बनाना है। देखो अभी पहले मुझे एक बात बताओ, सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है पता है ना, हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे, याद है सबको। ये वाला कार्बन कौन सा होता है, फ्रंट, और ये वाला रियर। आपको पता है फ्रंट वाला कार्बन जो है वो ट्रायंगल के शेप में दिख रहा है, तो इस शेप में फ्रंट वाला कार्बन दिखेगा। ऊपर क्या है, CH3 है, नीचे 2H है। पीछे वाला कार्बन जो है वो कौन से शेप में है, Y शेप में है, तो ये Y शेप में दिखेगा ऐसे। ऊपर 2 हाइड्रोजन है और नीचे कौन है बच्चों, CH3 है। सो दिस इज द सॉहर्स प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, किसका, जो गिवन स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आज का भी वीडियो हम लोग थोड़ा छोटा ही बना रहे। द डाइहेड्रल एंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइहेड्रल एंगल। ये वाला जो एंगल होता है ना बच्चों, इसी को हम लोग डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल, द डाइहेड्रल एंगल। The dihetryl angle between the two methyl groups in partially eclipsed conformation of N-butane. कौन सा eclipse? Partially eclipsed N-butane. Fully eclipsed में तो मिथाइल के मिथाइल पीछे मिथाइल होगा। Partially eclipsed क्या होगा बच्चों? Partially eclipsed में ध्यान देना जरा, ये होगा स्ट्रक्चर आपका, यहाँ पे बॉन्ड्स होंगे ऐसे। Partially eclipsed में इधर मिथाइल है, ठीक है ना, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन है। बट पार्शियली एक्लिप्स में यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा। आपके नोट्स में भी लिखवाया था मैंने, देख सकते हो आप लोग, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्वेश्चन को पूछा है, पार्शियली एक्लिप्स द डाइहेड्रल एंगल बिटवीन द टू मिथाइल ग्रुप्स। ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये वाले मिथाइल ग्रुप में जो एंगल है वो कितना है बच्चों, 60 से 2 बार रोटेट हुआ। सो थीटा का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 120। सो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग ने थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है ना। आपको पता चल गया होगा, देखो ऐसे देखने में तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बट ये सब मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अलग अलग बुक में से उठाए, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं मैंने आपको ड्रॉ करके एक एक क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिया है। सो लेक्चर नंबर 19 में अभी हम लोग का जो टॉपिक चालू है वो आइसोमेरिज्म का, उसमें स्टीरियो चालू है। स्टीरियो में 2 टाइप के आइसोमर्स था, याद है किसी को, एक तो कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मर बोलते हैं, और दूसरा है बच्चों कॉन्फिगरेशनल। कौन सा है, कॉन्फिगरेशनल। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी लेक्चर नंबर 19 से। सो 19 से बेटा विल बी स्टार्टिंग विद कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, और थोड़ा सा बड़ा है, आराम से मेरे हिसाब से 7-8 लेक्चर उसमें लग जाएंगे, और एक आध लेक्चर हम लोग फिर ऐसे ही डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का। तो स्टूडेंट्स मैंने एक एक चीज को बहुत डिटेल में तो पढ़ा है, बट साथ में मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बताए और कैसे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैंने बता दिए। तो आपका काम इतना ही रहेगा, आपको नोट्स अच्छे से मेंटेन करना है, एक एक चीज बुक में कॉपी लिख करना है, और उसको बार बार रिवाइज करना है। बिना चीजें रिवाइज किए सब उड़ जाएगी। और आपने देखा होगा मैं तो केमिस्ट्री बेटा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है मॉडल से सिखा रहा हूँ, तो आपको विजुअलाइजेशन आ रहा है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, वरना तो अगर डायरेक्टली बता दिया जाए तो पूरा तारे जमी हो जाएगा, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 19 विद कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।